ले रहा है, उनको लग रहा है कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। जनरली ऐसे प्रोग्राम में हम शामिल नहीं होते। जब हम देखें कि हमारी भाई बहन लोग परेशान हैं और ये हमारे हक की लड़ाई है, तो हम सोचे कि हम भी अपना सहयोग दें, इसलिए हमको आना पड़ा सर। 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। हताश छात्र यूपी लोक सेवा आयोग को घेर कर पूरी रात बैठे रहे। कभी हल्ला सुनाई देता कि आयोग से कोई अधिकारी मिलने आ रहा है, बात करने आ रहा है। छात्र उस दिशा में दौड़ जाते, लेकिन पता चलता कि कोई नहीं आया। मायूस छात्र वापस लौट आते, लेकिन छात्र फिर भी कहते कि जब तक उनकी शिकायतों का इलाज नहीं होगा, निपटारा नहीं होगा, वो आयोग के सामने से नहीं हटेंगे। और ये कैसे इलाज की बात हो रही थी? स्टूडेंट्स की मांग है कि यूपीपीएससी ने पीसीएस और आरओ और एआरओ की परीक्षाओं को एकाधिक पालियों में कराकर नॉर्मलाइजेशन का जो फैसला और फॉर्मूला लगा दिया है उसे वापस लिया जाए। आधी रात जब प्रयागराज के जिलाधिकारी छात्रों से मिलने आए तो क्या वादा कर गए, और जब वो सुबह लौटे तो उनकी छात्रों से क्या बात हुई, और आज प्रोटेस्ट किस दिशा में और किस हाल में है, इन सारे अपडेट्स पर आज चर्चा करेंगे। फिर चलेंगे मणिपुर। यहाँ 1.5 साल से चल रही हिंसा को सरकारें इतनी ही मुस्तैदी से संभाल पाई कि बीते 3 दिनों में यहाँ 12 लोगों की मौत हुई है और 2 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। इस हिंसा के सबके अलग अलग वर्जन हैं। क्या कहते हैं तमाम पक्ष इन हत्याओं को लेकर, और क्यों मणिपुर और असम के बॉर्डर पर बसा जिरीबाम, जो छोटा सा जिला है, हिंसा के हालिया अध्यायों में इतना ज्यादा शामिल है। लेकिन इन पर बात करें उसके पहले हम चलेंगे झारखंड। यहाँ कल पहले चरण की वोटिंग होनी है। इस वोटिंग के ठीक एक दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ने यहाँ छापेमारी की है। मामला कथित बांग्लादेश घुसपैठ से जुड़ा हुआ है, जो इस चुनाव में भाजपा का प्रमुख मुद्दा है, और भाजपा ही क्या, तमाम पार्टियों का प्रमुख मुद्दा बन चुका है। लेकिन क्या है इस मुद्दे का पूरा सच? क्या झारखंड में सच में घुसपैठ हो रही है या सब कोरी हवाबाजी है? और भाजपा घुसपैठ और जिहाद जैसी लाइनें पकड़े हुए हैं तो सोरेन और उनके सहयोगी क्या वादे कर रहे हैं? इन पर आज बात करेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by ITEL, Sensodyne K and Higher। और आगे बढ़ें उसके पहले 2 ज़रूरी सूचना है। पहली ज़रूरी सूचना है लल्लन टॉप अड्डे से जुड़ी हुई। दूसरी सूचना है हमारी चुनाव यात्रा से जुड़ी। पहले लल्लन टॉप अड्डा जानिए। 22, 23, 24 नवंबर, यही 8-10 दिन बाद जो आ रहा है, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में लल्लन टॉप अड्डा सजेगा। बहुत सारे मेहमान आएंगे और होंगे लल्लन टॉप परिवार के बहुत सारे लोग। आप भी आइए। अगर आपको आना है तो उसके लिए आपको पासेस का जुगाड़ करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसका तरीका बता देते हैं। आप जाइए हमारी वेबसाइट lallantop.com पर। वहाँ जाएंगे आप तो आप वेबसाइट खोलेंगे, आपको सामने ही अड्डे का बैनर दिखाई देगा। उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करके खुलेगा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, उसको भर डालिए, जो फीस है उसे भरिए, और फिर आपके पास एक आएगा पास, जो आप तीनों दिन लल्लन टॉप अड्डे पर एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी सूचना की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा की। हमारी टीमें इस समय 3 राज्यों का दौरा कर रही हैं, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इस एक टीम जो है इस समय वो प्रयागराज के इलाके में है, फूलपुर के इलाके में है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कवर कर रही है। झारखंड में एक टीम है जो रांची के इलाके में है, और महाराष्ट्र की टीमें जो है वो अलग अलग इलाकों में है। एक टीम है औरंगाबाद में और एक टीम है आपकी पुणे में। और सौरभ द्विवेदी भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वो लगातार वहाँ पे वो जमघट के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और जनता से टोह लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारी रिपोर्ट्स को, हमारी जमघट जो इंटरव्यू सीरीज़ है, पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ की सीरीज़ है, उन सारी रिपोर्ट्स को आप लल्लन टॉप के चैनल पर प्लीज़ देखिए, अपने रिव्यू दीजिए, अपना मत बताइए। और अब आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। बात शुरू करते हैं झारखंड से। यहां आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू की। पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड वो दूसरा राज्य है जहां ईडी के अधिकारी आज काम करते हुए दिख रहे थे छापेमारी में। रांची के बरियातू रोड पर मौजूद एक होटल और एक रिजॉर्ट के पास से ईडी अधिकारियों और उनको सपोर्ट देने पहुंचे सीआरपीएफ के अधिकारियों के विजुअल भी सामने आए। लेकिन ईडी के अधिकारी किस केस के सिलसिले में जांच करने पहुंचे थे, छापा मारने पहुंचे थे? दरअसल इस साल सितंबर के महीने में ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत एक मुकदमा दर्ज किया था। मामला था बांग्लादेश से
से अवैध घुसपैठ और बांग्लादेश से महिलाओं की झारखंड में तस्करी का। ईडी ने ये जो मुकदमा लिखा था वो रांची पुलिस द्वारा जून 2024 में लिखी गई एक एफआईआर पर आधारित था। इस एफआईआर में बांग्लादेश से गैर कानूनी तर्ज पर आई एक महिला की मूल शिकायत शामिल थी। मूल शिकायत में 6 और महिलाओं को नामजद किया गया था। शिकायतकर्ता महिला ने कहा था कि उसे बांग्लादेश से इंडिया जब लाया गया तो उसे कहा गया कि उसे ब्यूटी पार्लर में नौकरी मिलेगी, लेकिन यहां लाते ही उसे वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया। पुलिस ने उन सभी महिलाओं को रांची के एक स्थानीय रिजॉर्ट पर छापे के बाद अरेस्ट किया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पुलिस को इन महिलाओं के पास से फर्जी आधार कार्ड भी मिला था। फिर पुलिस ने आईपीसी की धाराएं लगाई। 420 धोखाधड़ी, 467 सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना, 468 धोखाधड़ी के लिए फर्जीवाड़ा करना और 471 फर्जी दस्तावेज को असली की तरह यूज करना। पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 12 भी लगाया गया जो पासपोर्ट हासिल करने के लिए गलत जानकारी देने पर लगता है, और फॉरेनर्स एक्ट का सेक्शन 14A यानी प्रतिबंधित एरिया में एंट्री करना। और इसी एफआईआर को ईडी ने सितंबर में टेक ओवर किया और जांच शुरू कर दी। हमने पत्रकारों से समझा कि ये पूरा केस असल में है क्या। आज ईडी ने झारखंड के लगभग 17 जगहों पर छापेमारी की है। उसके पीछे की कहानी यह है कि कुछ महीने पहले बांग्लादेश की 3 लड़कियां जो झारखंड में पाई गई थी और उनकी जांच पड़ताल की गई, तो पुलिस को दिए बयान में उन्होंने कहा था उस वक्त कि उन्हें किसी महिला ने जंगल के रास्ते या फिर बांग्लादेश से झारखंड में लेकर आई और कहा गया कि उनको वहां काम दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनका कहना था कि हमें फिर देह व्यापार में धकेल दिया गया। बाद में फिर कोर्ट ने उनको राहत देते हुए कहा कि आप जांच के लिए पुलिस को सहयोग करेंगी और इस दौरान आप झारखंड में ही रहेंगी। लेकिन हाल फिलहाल में जब ईडी की तरफ से इस मामले की जानकारी पुलिस से ली गई, जिस थाने में दर्ज था मामला यानी कि रांची के बरियातू थाने में ये मामला दर्ज था, तो वहां की पुलिस ने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं कि ये 3 लड़कियां इस वक्त क्या है। तो इसी सिलसिले में इनके तार को खोजने के लिए झारखंड के पाकुर, रांची सहित कई और जगहों पर ईडी ने आज छापेमारी की है। ईडी का कहना है कि इसमें अवैध तस्करी, इन महिलाओं की तस्करी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला जुड़ा हो सकता है, तो इसी सिलसिले में ईडी ने आज छापेमारी की है। लेकिन ज्यादा चर्चा ईडी के टाइमिंग की है। दरअसल कल यानी 13 नवंबर को झारखंड में पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। आप मैप देख लीजिए कि झारखंड के किन इलाकों में कल वोटिंग हो रही है, और वोटिंग के ठीक एक दिन पहले ईडी का घुसपैठ और मानव तस्करी की धाराओं में छापा मारना एक राजनीतिक मैसेजिंग को भी थोड़ा अंडरलाइन करता है। कैसे, इसको समझते हैं। असल में झारखंड के पूरे चुनावी कैंपेन में भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सोरेन की सरकार पर मानव तस्करी और घुसपैठ को प्रश्रय देने और बढ़ावा देने के इल्जाम लगाए हैं। बानगी खुद देखिए। ये तीनों दल सामाजिक तानावाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। धनबाद जरिया वालों बताओ जरा, आप लोग झारखंड में घुसपैठिए आए इसमें सहमत हो क्या?
अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? ये हेमंत बाबू घुसपैठिए को लाल जाजम बिछाकर बुलाते हैं। आपकी युवाओं रोजी रोटी नौकरी एक घुसपैठिए ले जा रहे हैं। हमारी आदिवासी बहनों से दूसरी तीसरी चौथी शादी कर कर उनकी जमीन कब्जाते हैं। मैं आज धनबाद वालों कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भाजपा सरकार। ईडी का रेड से, देखिए ईडी का रेड कोई पॉलिटिकल लीडर का घर में नहीं हो रहा है। ये ईडी का रेड सीधा वही लोगों का ऊपर हो रहा है जो घुसपैठियों को झारखंड लाके फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना के घुसपैठियों को भारतीय करवाने का साजिश रखते हैं। तो आज का ये रेड से ये प्रूव हो गया है कि झारखंड में ऐसा एक गिरोह काम करता है जो लोग घुसपैठियों को यहाँ लाते हैं और पूरे सरकारी दस्तावेज बना के उनको इंडियन सिटीजन बना देते हैं। आज का जो रेड है, हेमंत सोरेन जी ने भी खुद बोले थे कि घुसपैठियों का हटाने का जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आज कारोबारी कर रहा है, अगर घुसपैठियों को जो लोग रक्षणाबेक्षण देता है, भारतीय नागरिक करते हैं, उनका घर में अगर छापा पड़ा है तो उनको तो सब लोग मिलके वेलकम करना चाहिए। बहनों और भाइयों, बटे थे तो अपमान अयोध्या में झेलना पड़ा था, बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के रूप में अपमान झेलना पड़ा था, और बटे थे तो कटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। ध्यान दें कि भाजपा झारखंड के दो इलाकों को हमेशा टारगेट करती रही है। एक है संथाल परगना और दूसरा है कोल्हान का इलाका। झारखंड के ये दोनों ही इलाके आदिवासी बहुल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों एक रैली में कहा भी था कि वो आदिवासियों का हक नहीं मरने देंगे। वो किस हक के मारे जाने की बात कर रहे हैं? दरअसल चुनाव प्रचार के समय भाजपा नेताओं ने इस आशय की बात एकाधिक बार कही है कि घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर सूबे में भाजपा की सरकार बनती है तो इन तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। गोया बांग्लादेश से लोग घुसपैठ कर रहे हैं और आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और आदिवासियों के हक मारे जा रहे हैं। ऐसे नोशन की बातें कही जा रही हैं। अब ये तो भाजपा की चुनावी लाइन हो गई। इसमें सच्चाई कितनी है, इसका आइडिया कुछ कागजों से मिलता है। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में झारखंड में घुसपैठ को लेकर एक सुनवाई चल रही थी। इस मुकदमे में जब केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया तो केंद्र ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया। बीबीसी की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने कहा था कि झारखंड राज्य सहित देश में रहने वाले ऐसे अवैध प्रवासियों की संख्या के बारे में सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मौजूदा भूमि कानूनों में खामियों का दुरुपयोग करने के मामले सामने आए हैं, जैसे कि मुसलमानों द्वारा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण करने के लिए दान पत्र यानी उपहार के हलफनामे के माध्यम से आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करना। हालांकि इनमें से किसी भी भूमि संबंधी मामले में बांग्लादेशी प्रवासियों से संबंध स्थापित नहीं हो पाए हैं। यह तो केंद्र ने कोर्ट में कहा था। बाहर क्या हो रहा था? बाहर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य और भाजपा नेता आशा लकड़ा ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कुछ अलग किस्म के दावे सामने आए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि बीते लगभग 7 दशकों में झारखंड के संथाल परगना में जनसंख्या में हुए बदलाव का कारण कथित तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ है। इसी रिपोर्ट में साहिबगंज जिले की 9 पंचायतों का उदाहरण देते हुए बांग्लादेशी घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया।
अब ये तो केंद्र सरकार और भाजपा का वर्जन है। इस फ्रंट पर राज्य सरकार का क्या रुख रहा है? राज्य सरकार राजनीतिक मंचों से घुसपैठ पर खुलकर बात नहीं करती दिखती है, लेकिन हाईकोर्ट में दायर अपने एक हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा था कि घुसपैठ नहीं हो रही है। पत्रकार बताते हैं कि बावजूद तमाम दावों के राज्य की मशीनरी के लिए घुसपैठ और अधिग्रहण की शिकायतें चिंता का विषय बनी हुई हैं। हमने पत्रकारों से पूछा कि ये घुसपैठ और भू अधिग्रहण का मुद्दा कितना बड़ा है और ग्राउंड पर इसकी क्या स्टैंडिंग है। सुनिए हमें क्या जवाब मिले। झारखंड के संथाल परगना जिसके तहत 6 जिले आते हैं, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज और देवघर। इन 6 जिलों में भाजपा का कहना है कि इसमें आदिवासी बहुल इलाकों में अवैध बांग्लादेशी बड़ी संख्या में आकर घुसपैठ कर गए हैं। तो अगर देखें कि उसका उन इलाकों पे कितना असर है, तो जाहिर सी बात है कि उन इलाकों पर असर है। शुरुआत के दौर में ये असर उतना नहीं दिख रहा था, लेकिन भाजपा को एक लोकल आदिवासी चेहरे की जरूरत थी जो इस मुद्दे पर बातचीत करे और इस पर दमखम के साथ अपनी बात रखे। ऐसे में पूर्व सीएम चंपई सोरेन को इस मामले पे अपनी बात रखने के लिए, जनता तक इस बात को पहुंचाने के लिए उनको लगाया गया और उन्होंने पूरे संथाल परगना में घूम घूम कर कई सारे सम्मेलन आयोजित कर इस बात को आदिवासियों के बीच में रखने की कोशिश की कि आदिवासी लड़कियों के साथ अवैध बांग्लादेशी शादी कर रहे हैं, उनकी जमीन हड़प रहे हैं और उनकी बेटी को हड़प रहे हैं। तो अगर असर की बातचीत करें तो इसका ग्रामीण इलाकों में उतना ज्यादा तो अभी भी नहीं बन पाया है, लेकिन जो जिला मुख्यालय हैं उससे 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक के जो ग्रामीण इलाके हैं जहां तक सड़क और मोबाइल बड़ी संख्या में या फिर आसानी से पहुंचे हैं, उन इलाकों में इस मुद्दे का आदिवासियों के बीच में भी असर है। अब ये भी जानते हैं कि भाजपा के इस लाइनअप पे और उनके सोचने पे उनके राजनीतिक विरोधियों का क्या सोचना कहना है। शायर, कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुनते हैं, जो एक जनसभा में भारत का नक्शा लेकर पहुंचे और भाजपा पर हमला किया। दिखा देना हेमंत विश्व शर्मा को, दिखा देना अमित शाह जी को, ये भारत का नक्शा है। इस नक्शे में झारखंड जहां है, मैं उसको और क्लेरिफाई करते हुए ये नक्शा भी दिखा रहा हूं। इसमें झारखंड जहां है, मुझे अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी जी या फिर हेमंत विश्व शर्मा बताएं कि कौन सी सीमा है झारखंड की जो जाकर के किसी और देश से जुड़ती है। मूर्ख बनाना बंद करो झारखंड के लोगों को। ये मेरे पास भारत का नक्शा है और हमारे गृह मंत्रालय का आधिकारिक बयान है भाजपा वालों कि अगर 10 साल से तो सेंटर में तुम्हारी सरकार है, 10.5 साल से बॉर्डर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है? गृह मंत्रालय की। कोई घुसपैठ कैसे कर गया तो सबसे बड़ी कमी तो भाजपा की है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के अन्य नेताओं के भी बयान और काउंटर सामने आए। ठीक इलेक्शन के पहले आप इस तरह की कवायद करते हैं, सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। अभी तक के जो भी कवायद केंद्रीय एजेंसियों ने किया है, कहीं कोई न जब्ती है, न कुछ मिला, न कुछ स्टैब्लिश कर पाए ये लोग। लेकिन केंद्र सरकार का दबाव और उस दबाव के आगे झुकना पड़ता है केंद्रीय एजेंसियों को, और इस तरह के कारनामे देखने को मिलते हैं। क्यों इतना परेशान, क्यों इतना हताश, क्यों इतना निराश, क्यों इतनी डरी हुई है भाजपा, समझ से परे है। लेकिन भाजपा से उलट कांग्रेस और झामुमो क्या मुद्दे लेकर ग्राउंड पर आए हैं। 11 नवंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। प्रमुख बातें जानिए। राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, क्रेडिट गारंटी योजना के तहत एमएसएमई उद्यमियों को 5 करोड़ रुपए तक का ऋण, छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों के ऋण माफ किए जाएंगे। मैया योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए का भत्ता, बुजुर्गों और विकलांगों के लिए हर महीने 2,500 रुपए की पेंशन, 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देने का वादा। वहीं कांग्रेस के आज आए घोषणा पत्र में क्या है? सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करवाया जाएगा। अनुसूचित जनजातियों को 28%, अनुसूचित जातियों को 12% और अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने, साथ ही अल्पसंख्यक समाज के हितों के संरक्षण की बात भी मैनिफेस्टो में कही गई। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन किया जाएगा, ऐसे भी दावे सामने आए। और झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 15 लाख रुपए तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। किसानों के लिए धान के एमएसपी को 2400 रुपए से बढ़ाकर
3,500 रुपये किया जाएगा। गरीब परिवारों को फ्री बिजली 200 यूनिट से बढ़ाकर 250 यूनिट प्रतिमाह किया जाएगा। यानी अब ध्यान देंगे तो कांग्रेस गरीब परिवारों को मिलने वाले डायरेक्ट बेनिफिट, नौकरी आरक्षण और सुविधाओं पर बैक कर रही है। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में भी, जो कुछ दिनों पहले हमने ललन टॉप शो में शेयर किया था आपसे, वहां पर भी ऐसी बातें कही हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो प्लेइंग फील्ड की जो सबसे बड़ी और ख़ास बात है, वो है घुसपैठ और भूमि अधिग्रहण का मुद्दा। और कल ही है वोटिंग, जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अब बात प्रयागराज की। 11 नवंबर को शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। 11 नवंबर की रात स्टूडेंट्स का जत्था यूपीपीएससी के बाहर बैठा रहा। इस बीच रात 11 बजे के आसपास प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आयोग पहुंचकर छात्रों से बात करने की कोशिश की। डीएम छात्रों को यह भी बता रहे थे कि परीक्षा केंद्रों, पालियों और नॉर्मलाइजेशन को लेकर बनाई गई व्यवस्था छात्रों के पक्ष में है, क्योंकि इससे नकल माफिया और पेपर लीक कराने वालों को रोकने में मदद मिलेगी। ऐसे तर्क दिए जा रहे थे, लेकिन छात्रों ने एक न सुनी, धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। 12 नवंबर का दिन शुरू हुआ। सुबह 10:30 बजे के आसपास फिर से डीएम और पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा मौके पर पहुंचे। छात्रों से संवाद करने की एक और कोशिश। छात्रों की ओर से भी तर्क आए। उन्होंने कहा, अगर आपके समय नॉर्मलाइजेशन लागू होता तो आज आप डीएम या कमिश्नर नहीं होते। और ऐसे फिर से पूरी बातचीत विफल रही। बैठे हैं आप लोग के भी हम अपनी आवाज करते रहे, कितना आप वो करेंगे, तो कृपया करके बात सुन लीजिएगा पूरी बात। तो कल से आप लोग बैठे हुए हैं। कल रात को चूंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो इसलिए बहुत हो सकता है कि भी इतनी सारी भीड़ में बात करना पॉसिबल नहीं हो। आपका जो प्रत्यावेदन है, आप यही तो देना चाहते हैं ना कि साहब की हमारा जो नॉर्मलाइजेशन और प्लस एक दिन के एग्जाम की बात है, तो आप में से आप कुछ छात्रों को चूज करेंगे ना। सड़क पे अगर मान लीजिए आप वो कोशिश करेंगे और भी छात्र आएंगे, तो इतने सारे लोगों से बात करना मुश्किल होता है। तो कम से कम जब आपको बाद आप लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं, तो उसमें अगला स्टेप तो ये होना चाहिए ना कि आपके बीच में से आप 5-10 लड़कों को आप जो भी आप उचित समझते हैं प्रतिनिधि के रूप में सुन लीजिए। तो एक मिनट पहले मेरी बात हुई, अभी मैंने क्या कहा था कि आप छात्रों तो बात पूरी सुननी चाहिए पहले तो, ठीक है। और ऐसे आंदोलन फिर से एक बार भड़क उठा। छात्र सिविल लाइंस के इलाके को घेर कर बैठ गए। साफ कर दिया कि वो नहीं हटने वाले हैं। सुनते हैं उन्हें। मैं बस 2 लाइन बोलना चाहूंगा आयोग को। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। हमें चाहते हैं कि हमारा एग्जाम 1 शिफ्ट में हो, नो नॉर्मलाइजेशन। आप कैसे डिसाइड करोगे कि तराइन का प्रथम युद्ध कठिन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कठिन है? एक शिफ्ट में पूछा जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, दूसरे में पूछा जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आप कैसे डिसाइड करोगे? अगर हम लोक सेवा आयोग के पास धरना दे रहे हैं तो नोटिस लेकर जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी से और आयोग के अध्यक्ष जी से हमारे दोनों से विनती है, हाथ जोड़कर हमें परेशान न किया जाए। हम विद्यार्थी हैं, इस देश का भविष्य हैं। वैसे भी हम बोझों तले दब रहे हैं अपने घर से, और यहाँ भी हमको ये लोग दबा रहे हैं। हमारी बातों को समझें और हमें आश्वासन दें, हमें नोटिस दें। कि अभी एक ऑफिसर बाहर से आया और वो आके बोल रहे हैं कि ठीक है, आपको जो करना है आप शांति बनाए रखें और एंजॉय करें। हाउ कैन यू यूज सच लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज इन अ सेंसिटिव मैटर कि एंजॉय करो। अभी 2 मिनट पहले बोले कि एंजॉय करें। साथियों नमस्कार। जनरली ऐसे प्रोग्राम में हम शामिल नहीं होते, लेकिन हम देख रहे हैं कि परीक्षा को लेकर के हमारे भाई बहन पिछले 1 महीने से हुआ की स्थिति में हैं। ये कभी आंदोलन कर रहे, कभी क्या कहते हैं कि ये पोस्टर कार्ड दे रहे हैं, और उसके बाद कभी ये ड्यूटी अभियान चला रहे हैं, कभी धरने बैठ रहे हैं। आपको चैनल के माध्यम से हम माननीय अध्यक्ष महोदय और यूपी सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे छात्रों का ये बात माना जाए और परीक्षा को 1 शिफ्ट में किया जाए। कल के ललन टॉप शो में हमने आपको बताया था कि छात्रों के कंसर्न्स क्या हैं और पूरा मुद्दा क्या है। आपको जानना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने ग्राउंड पर मौजूद अपने साथी रजत पांडे से बात की, पूछे फ्रेश अपडेट्स, अधिकारियों की टेक और आगे की संभावनाएं। सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया। कल से आज तक तस्वीर कुछ ज़्यादा बदली नहीं है। बदलाव बस इतना है कि कल से आज ज़्यादा भीड़ है। हज़ारों के आंकड़े हैं, हज़ारों की संख्या में छात्र यहाँ मौजूद हैं। उनकी मांग वही है जो कल थी कि आयोग की तरफ से कोई आए, उनसे बात करे, उनकी मांगों को सुने। हालांकि आयोग की तरफ से तो कोई नहीं आया। हालांकि 2 बार डीएम ज़रूर आए, एक बार कल रात आए थे, एक बार आज सुबह आए। और उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन पे हम आपकी राय ले सकते हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं। हालांकि एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में ही होगा। छात्रों की भी मांग है कि हम एग्ज़ाम को 1 शिफ्ट में चाहते हैं। और
जब तक हमारी मांगों पर कोई मुकम्मल जवाब नहीं आ जाता आयोग की ओर से, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। कल रात भी ये लोग यहीं रहे, जिसको जहाँ पे जगह मिली वहीं पे चादर बिछा के सो गया। जो भी आसपास से खाने बांटने के लिए लोग आ जाते हैं, कोई बिस्किट लेके आ जाता है, कोई पानी लेके आ जाता है, उसी से गुजारा चल रहा है। छात्र अभी भी मौजूद हैं। आयोग की तरफ से अभी कोई मुकम्मल जवाब नहीं आया है। मुकम्मल जवाब आएगा, प्रोटेस्ट कितने दिन चलेगा ये नहीं पता। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। अब सुनते हैं कि लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार इस पूरे प्रोटेस्ट और नई नियमावलियों पर क्या कह रहे हैं। पिछले बार जब छात्र आए थे, जब आरओ का पेपर लीक हुआ था, तो इन लोगों ने ही हम लोगों से और शासन में ये डिमांड किया था कि सूचिता को दृष्टि में रखते हुए जो है प्राइवेट कॉलेजों को कतई जो है सेंटर ना बनाया जाए और दूरस्थ सेंटर ना बनाया जाए। इसको ध्यान में रख करके ही गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किया कि किसी भी स्थिति में प्राइवेट कॉलेज को जो है सेंटर ना बनाया जाए और केवल सरकारी और वित्त पोषित विद्यालयों को ही सेंटर बनाया जाए। उसी गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने 75 जनपदों में एक्सरसाइज कराया, सेंटर चिन्हित कराया। उसमें जो है हमें 1758 सेंटर के सापेक्ष मात्र 978 सेंटर ही चिन्हित हो पाए, जिसकी कैपेसिटी 4,35,000 थी। चूंकि पीसीएस में कैंडिडेट जो है 5,76,000 समथिंग रजिस्टर्ड हैं, तो 75 जनपदों में वन डे में एग्ज़ाम संभव नहीं था। इसको देखते हुए हम लोगों ने 2 दिन फिर प्लान किया, आधा एक दिन, आधा 2 दिन, इसलिए 41 जिलों में हम करा रहे हैं। ये उनके सूचिता परीक्षा की सूचिता गुणधर्मिता को सुनिश्चित करने के लिए ही कराया जा रहा है। जब भी कभी 2 दिन परीक्षा कराई जाती है तो नॉर्मलाइजेशन का सिद्धांत लागू करना ही पड़ता है, और वो जो है हम लोगों ने विशेषज्ञों की एक भारत सरकार की पूर्व मुख्य सांख्यिकी विद की अध्यक्षता में हम लोगों ने कमेटी गठित किया। कमेटी ने जो बेस्ट फार्मूला था, उन्होंने परसेंटाइल मेथड वो हमको सुझाव दिया, उसको हम इसमें लागू करेंगे। उसमें जो है किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने जा रहा है, सब कुछ समान दर्शी रखा जा रहा है, समान आर्टिकल 14 का एकदम उल्लंघन नहीं हो रहा है, सबके साथ समान है, न पक्षपातपूर्ण है, कंप्यूटर सिस्टम आधारित है, कोई भी मानो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, प्रोग्राम बेस है। दूसरे हम नॉर्मलाइजेशन लागू करते हैं, 2 दिन पेपर कराते हैं, तो ये पेपर कभी कहा ही नहीं जा सकता कि भाई फर्स्ट डे का पेपर जो है सरल है, दूसरे डे का कठिन है। तो अब ये कोई पैमाना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें मैथमेटिक्स के सिद्धांत में ही जाना पड़ता है। वो बेस्ट जो फार्मूला था परसेंटाइल, उसको लागू कर रहे हैं, जिसमें जो है फर्स्ट डे का जो हाईएस्ट स्कोर होता है और सेकेंड डे का जो हाईएस्ट स्कोर है, उसके आधार पर परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है और उसके आधार पर मेरिट बनाई जाती है, जिसके आधार पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस पूर्ण किया जाएगा। इसमें न किसी का घटेगा न बढ़ेगा, उसी का इक्विवेलेंट परसेंटाइल स्कोर के आधार पर मेरिट होगा। तो किसी के साथ पक्षपात नहीं हो रहा है और ये अच्छी विधि है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि इससे बेटर विधि है तो आयोग ओपन है कि वो हमें नॉर्मलाइजेशन का कोई अन्य सिद्धांत उनको लगता है कि इससे बेटर है तो लेके आए, हम अपने विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखेंगे और उस पर भी हम विचार करने के लिए तैयार हैं। वहीं आज भी इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि भाजपा के लोग जनता को रोजी रोटी के संघर्ष में उलझाए रखने की राजनीति कर रहे हैं, जिससे भाजपाई सांप्रदायिक राजनीति की आड़ में भ्रष्टाचार करते रहें। सालों साल वैकेंसी या तो निकलती ही नहीं है या फिर परीक्षा की प्रक्रिया ही पूरी नहीं होती है। भाजपा ने छात्रों को पढ़ाई की मेज से उठाकर सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक अन्य ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं। भाजपा के ढोंग का भंडाफोड़ हो गया है, ऐसा अखिलेश यादव ने लिखा। और फिर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से भी जवाब आया। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को छात्रों के मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें अपने शासन काल में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार को याद रखना चाहिए। प्रतियोगी छात्रों से अनुरोध है कि वे अपनी समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से उठाएं और सपा की राजनीति का शिकार न बने। एक अन्य पोस्ट में केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण है। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हों ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे। सभी सक्षम अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता के साथ सुनें और शीघ्र समाधान निकालें। ये सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में लगे। इस बुलेटिन के आप तक पहुंचने तक छात्रों और आयोग के बीच का गतिरोध नहीं खत्म हो सका है। उम्मीद है कि सरकारें ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जिससे छात्रों का भला हो। इस उम्मीद के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
नक्शे पर जो आप इलाका देख रहे हैं उसे जिरीबाम कहते हैं। जिरीबाम मणिपुर और असम की सीमा पर बसा हुआ जिला है। यहाँ पर 11 नवंबर की दोपहर कुछ हथियारबंद लोगों ने सीआरपीएफ के कैंप पर हमला कर दिया। हमले का जवाब दिया गया। नतीजतन 11 हमलावरों की मौत हो गई और सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। जो 11 लोग मारे गए उनके बारे में खबरें छपी कि कुकी समुदाय से आने वाले उग्रवादी थे, लेकिन जैसा होता आया है कि किसी भी उग्रवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, क्योंकि अमूमन उग्रवादी संगठन जिम्मेदारी लेते हैं, जिससे इन हमलावरों को किसी संगठन से जोड़कर पहचाना नहीं जा सकता। ऐसे में सूत्रों ने बताया कि मारे गए लोग दरअसल कुकी उग्रवादी नहीं थे, बल्कि हमार आदिवासियों के ग्राम स्वयंसेवी थे। विलेज वॉलंटियर कहते हैं इनको। मणिपुर में विलेज वॉलंटियर दरअसल कुछ स्थानीय युवाओं का एक समूह होता है, जत्था होता है, जिनके पास हथियार होते हैं। ये किसी बड़े संगठन से न जुड़े होकर आपस में ये ग्रुप बना लेते हैं और ये दूसरे समुदाय से अपने गांव और अपने इलाके की रक्षा करते हैं। ऐसे विलेज वॉलंटियर हर समुदाय में हैं। आपको ये भी बता दें कि मई 2023 में से चल रही मैतेई बनाम कुकी की हिंसा में मणिपुर में चल रही है, हमार जनजाति ने कुकी समुदाय, कुकी जनजाति का समर्थन दिया है, उनका साथ दिया है। अब सोमवार को हुए हमले के बाद इन सशस्त्र लोगों के पास से 3 AK-47 राइफल, 4 SLR, 2 इंसास राइफल, 1 RPG, 1 पंप एक्शन गन, 1 बुलेट प्रूफ हेलमेट और 1 मैगजीन बरामद हुई है। लेकिन हिंसा यहीं नहीं रुकी। 12 नवंबर को खबर आई कि जिरीबाम के एक घर से 2 मैतेई पुरुषों लाइशराम बरेल सिंह और माईबाम केशव सिंह की लाश बरामद हुई। खबरों के मुताबिक जिरीबाम में मौजूद रिलीफ कैंप से 6 मैतेई लोगों के गायब होने की खबर है। एक तस्वीर भी सामने आई है जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि ये वही 6 लोग हैं जिन्हें रिलीफ कैंप से अगवा किया गया है। इस तस्वीर में सिर्फ महिलाएं और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर मैतेई और कुकी समुदायों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल है। कुछ लोगों ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए इन्हें बचाने की गुहार लगाई है। कुछ खबरों में ये भी कहा जा रहा है कि इन 6 लोगों को अगवा करने का काम और उन 2 लोगों को मारने का काम हमार और कुकी समुदाय से जुड़े लोगों ने किया है। बहरहाल हम इस तस्वीर की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जिरीबाम में ये स्थिति आई क्यों, ये जानना ज़रूरी है। इसके लिए चलिए 9 और 10 नवंबर की दरमियानी रात इस दिन जिरीबाम के इलाके में फायरिंग हुई और फायरिंग में 31 वर्षीय हमार आदिवासी महिला जो सांकिम हमार की जान चली गई। हमार आदिवासियों के संगठन ने बयान जारी किया। इस हत्या के लिए सुरक्षा बलों और मैतेई उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने नाम लिया अरम्बाई तेंगोल का, जो मैतेई चरमपंथी समूह है, और कहा कि फिर इसके बाद 11 नवंबर को जो सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ था वो इसी हत्या के बदले के रूप में किया गया था। यानी 9 और 10 तारीख को एक हमार महिला की हत्या होती है, उसके एवज में, उसके बदले में 11 नवंबर को हमला किया जाता है। फिर एक और हमला होता है 12 तारीख को। लगातार मृत्यु हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। हमने इस घटना पर नज़र बनाए पत्रकारों से, इस घटना के अन्य तहों पर बात की, अन्य पहलुओं को समझने की कोशिश की। सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया। अगर हम पिछले 1-1.5 या 2-3 महीनों के बारे में देखें तो जिरीबाम जो है मणिपुर का एक नया क्षेत्र बन चुका है भौगोलिक दृष्टि से, जहां हिंसा ज्यादा हो रही है। अब इससे पहले चुड़ाचंद्रपुर था, इम्फाल था, उसके आसपास की जगहें थी, लेकिन अभी पिछले कई महीनों से जो भी घटनाएं हो रही हैं, ज्यादातर घटनाएं हो रही हैं जिरीबाम में। उसकी वजह, कई सारी वजह हैं। सबसे पहले तो मैं भौगोलिक स्थिति थोड़ी सी बता दूं। जिरीबाम जो है वो इम्फाल से काफी दूर है, लेकिन असम के सिलचर से सटा हुआ है। असम के सिलचर से जो नेशनल हाईवे 37 है वो जिरीबाम होते हुए इम्फाल तक पहुंचता है। और ये जो नेशनल हाईवे है, जो घाटी है, जो वैली है इम्फाल, यहाँ पर जो जरूरी सामानों की आपूर्ति है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में मैतेई समुदाय भी चाहता है कि इस जगह को कंट्रोल करें, कुकी समुदाय भी चाहता है कि इस जगह को, जिरीबाम को कंट्रोल करें। सीआरपीएफ और सेंट्रल फोर्सेस, पुलिस भी यहाँ पर काफी एक्टिव है, क्योंकि पिछले कई महीनों से यहाँ पर कई बार ऐसी बड़े संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, संघर्ष हो रहे हैं। ये जो घटना हुई जहाँ पर 11 उग्रवादी मारे गए हैं, इस घटना की वजह के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय में पिछले कई महीनों का जो एक तरह से हिंसा में कमी आई थी, उसके बाद से अचानक से हिंसा में फिर से बढ़ोतरी हो रही है मणिपुर के जिरीबाम में। ऐसे में यहाँ पर ये जो भूमिका है पहले ही बन चुकी थी। पिछले 1-1.5 महीने में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ दोनों समुदाय एक दूसरे के आमने सामने हुए हैं। अब कुकी समुदाय जो है वो सीआरपीएफ जो है, सेंट्रल फोर्सेस जो है, या पुलिस जो है, असम राइफल्स जो है, उसको अपना दुश्मन मानता है। उसके मुताबिक वो
वो मैतेई समुदाय की मदद कर रहे हैं, जबकि मैतेई समुदाय चाह रहा है कि सीआरपीएफ हर जगह रहे। तो ऐसे में जो समझा जा रहा है कि हो सकता है जिस वजह से कुकी समुदाय सेंट्रल फोर्सेज या असम राइफल्स को अपना दुश्मन मान रहा है, इसी वजह से हमला किया गया हो और ऐसे में रिटेलिएशन हुआ, बदले की कार्रवाई में ये 11 जो कुकी हैं ये मारे गए। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए ललन टॉप। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।